हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे लोग। आई होप सबके सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बच्चे, आपका स्वागत है हमारे अनअकैडमी के चैनल जिसका नाम है जस्ट 9th एंड 10th। ये आपका और सिर्फ आपका चैनल है बच्चों, जहाँ पे सिर्फ आप लोग 9th और 10th से रिलेटेड हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाते हो, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे स्टडी कर पाते हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो कुछ हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc इन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एचएम भोपाल। आई हैव टोटल 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। जैसा कि मैं आपको डेली बताती हूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे, आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दिया गया जो लिंक है, ये लिंक आपको जो यहाँ पे दिया गया है, लिंक आ जाके वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है, फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते के साथ आप इस ग्रुप के साथ वहाँ पे टेलीग्राम से भी जुड़ जाओगे। टेलीग्राम से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या है, टेलीग्राम से जुड़ने के फायदे आपको ये है कि यहाँ पे तो आपको आज की क्लासेस के अपडेट्स मिलती हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ोगे, तो सरप्राइज रह जाता है ना। तो कल ये सारी क्लासेस की कल के अपकमिंग क्लासेस के जो भी अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके एजुकेटर्स अपनी अपकमिंग क्लास के अपडेट्स डालते रहते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। तो बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बता दूं, आपका सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल का बहुत ही सस्ता है, आपके बजट में आएगा। 13,500 रुपीज़ के साथ है 1 साल का कॉस्ट। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़, जो कि आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो पेमेंट, EMI से भी अवेलेबल है इसके लिए, UPI से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है पेमेंट करने की। आप किसी के भी थ्रू, आपका जो कंफर्ट मोड होगा उसके थ्रू आप कर सकते हो पेमेंट। अब तो हो गई 1 साल का कॉस्ट हमने देख लिया, लेकिन अगर हम ऑब्वियस चीज़ है, 1 साल के लिए कोई लेते हैं तो हम देखते हैं ना हमारा पर मंथ का बजट कितना बनता है बच्चों। तो पर मंथ का आपका बजट कितना बनता है, 1125 रुपीज़। इतना तो पर मंथ हम खर्च कर ही सकते हैं ना, मंथली इतना हमारा एक्सपेंस आता है 1125 रुपीज़। जितना तो अपनी स्टडी पे कर ही सकते हो। इससे आपको घर बैठे कितने बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसा कि आपको पता है अनअकैडमी आपके लिए टॉप एडुकेटर्स लेके आया है। कहाँ, इंडिया के सारे टॉप एडुकेटर्स अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराता है आपके लिए। तो आपको घर बैठे ये सारी फैसिलिटीज़ कहाँ, सारे अच्छे टीचर से, एडुकेटर से पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पे मिलेगा। आप घर बैठे उनसे स्टडी कर सकते हो, अपनी उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अपनी लाइव क्लासेस में उनसे अपने जो भी डाउट्स हैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्विज दे सकते हो, सैम्पल पेपर तो दिए जाते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बाय करने पे मिलेगा। सारी फैसिलिटी घर बैठे, कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपके फुल सब्जेक्ट की, पूरा कोर्स की स्टडी हो जाएगी, सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बच्चे। आज हम पढ़ने वाले थे किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ना। पिछले क्लास में हमने थॉम्सन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। तो रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी ना। ये भी पढ़ा था कि अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो आपस क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के सेंटर में रहते हैं ना। तो वो क्या, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। दोनों मिलकर के आपस में उसका एक नाम उन्होंने दिया, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो जो किसी एटम का न्यूक्लियस जो होता है, एटम का न्यूक्लियस कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है ना। तो जो किसी एटम का न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, किसी एटम से कितना 1000 टाइम्स, कितना 10,000 टाइम्स, सॉरी बच्चों, 10,000 टाइम्स क्या होता है, ये उससे इतना छोटा होता है। मतलब सोचिए कि किसी एटम का न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, उसकी किस एटम से 10,000 टाइम्स उससे छोटा होता है। तो अब देखते हैं उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बातें बोली थी। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, जैसे कि हमने पढ़ा था और भी बताया कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है। ऑल द मास ऑफ द एटम इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। एटम का मास किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, किसमें, अपने सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इफ वी कंपेयर द साइज ऑफ द एटम्स एंड न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द एटम। अगर हम किसी एटम और न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, एटम के साइज से काफ़ी छोटा होता है। जब अभी डिस्कस किया ना कितना छोटा होता है सर, 10,000 टाइम्स इतना छोटा होता है सपोज। तो सोच लीजिए कि कितना छोटा होता होगा न्यूक्लियस। तो ये तो हम क्या, ये सब सारी चीज़ें किससे पता चली, उन्होंने अपने रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। बट वहाँ पे भी देखिए इस मॉडल के भी, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो क्या बातें थी, जो मेजर ड्रॉबैक्स था हमारा इनका रदरफोर्ड मॉडल का, वो मेजर ड्रॉबैक्स क्या था, उन्होंने वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे होती है। He could not explain the stability of the atoms. सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक्स कह लो रदरफोर्ड मॉडल का, सबसे मेजर ड्रॉबैक्स यही था कि वो एटम्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोई एटम स्टेबल कैसे रह सकता है, जबकि उसके पास क्या होता है, उसके पास निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, फिर भी वो स्टेबल क्यों होता है। ये चीज़ बात का वो उसके मॉडल से जस्टिफिकेशन नहीं मिला। तो इसी चीज़ को फिर बाद में क्या किया, आए हमारे साइंटिस्ट बोर्ड ने, नील बोर्ड ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी रदरफोर्ड मॉडल को रिवाइज करके कुछ सजेशन दिए। अब होता है जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें, अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मेरे में एक्सपेरिमेंट करते मैं शायद उस पॉइंट तक नहीं पहुँचूँ, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर आते आते हो जाता है ना कि कुछ कमी रह जाती है। तो आगे के साइंटिस्ट वही हुआ कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया, उनको नहीं समझा पाए कि एटम्स का स्टेबल क्यों होते हैं। तो यही चीज़ को नील बोर्स ने क्या किया, उसी मॉडल को उन्होंने रिवाइज किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये अपने कुछ डिसीजन, उन्होंने इस पर कुछ अपनी एक अपनी क्या दी, एटॉमिक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कहाँ, अपने फिक्स ऑर्बिट में। ये क्लियर हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में। और क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का एमिशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने जब देखिए पिछले मॉडल में हमने पढ़ा था कि ये सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे पाया। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लियर कहा नील बोर्ड ने कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी वहाँ पे इमिट नहीं हो रही है। तो एटम्स के न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने के लिए क्या होता है, डिफरेंट एंड फिक्स जो ऑर्बिट होते हैं यहाँ पे उसको क्या करते हैं, उसको सेल भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, वो पिछले हमने इसके एटम के स्ट्रक्चर में देखा था ना। तो एटम का क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन हमें पढ़ा था, एटम्स के न्यूक्लियस के चारों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो चक्कर लगाता रहता है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जो चक्कर लगाता है ना, डिफरेंट, ऐसा भी नहीं कि एक ही चक्कर उसमें राउंड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा, नहीं ना, डिफरेंट और फिक्स, डिफरेंट यहाँ पे ऑर्बिट होते हैं, उनका हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अपना फिक्स होता है। इसे क्या कहते हैं, जो डिफरेंट और फिक्स ऑर्बिट होते हैं उसे हम सेल भी कहते हैं। और इन्हें हम या तो इसे हम क्या कहते हैं, या तो एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं कि अपने अपने एनर्जी लेवल में इवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए या तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकंड बच्चे, KLMN, या तो इसे कैसे, या तो हम लेटर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4।
ये क्लियर हो गया। जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो लेटर से नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से। अब देख लेते हैं क्या क्या बोला उन्होंने। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के, उसमें स्टेबल अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं बिना एनर्जी को इमिट किए हुए। यही जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट को सेल से भी डिनोट किया जाता है, जिन्हें हम लेटर या क्या नंबर से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN या 1 2 3 4 भी कहा जाता है। An electron emits या ऑब्जर्व एनर्जी when jumps from one orbit to another। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है जब वो क्या होता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा। अपना घर छोड़ के अगर दूसरे घर में जाता है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे अपने ऑर्बिट में, उसका घर कहाँ हुआ, अपना ऑर्बिट हुआ, जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है, तो अगर वो अपना घर छोड़ के, अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप किया, सपोज अंदर गया है बाहर आया, तो वहां पे एनर्जी इमिट होती है या ऑब्जर्व होती है। when it jumps from higher to lower energy orbit, it emits energy and vice versa। जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन हायर से लो एनर्जी, हाई लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इमिट होती है। और सेम अगर लो से हाई की तरफ जाएगा तो वाइस वर्सा, वैसे ही लगा लो आप, वैसे ही होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया बोर्स मॉडल ने जो एटॉमिक थ्योरी क्या दी, उसके थ्रू क्या क्या निष्कर्ष पे आया। यहाँ पे देखिए, जो ऑर्बिट का साइज अगर छोटा होता है तो वहाँ पे देखिए, ऑर्बिट का साइज अगर छोटा होता है तो वहाँ पे एनर्जी भी सबसे कम होगी। ये क्लियर हो गया हमारा। ऑर्बिट का साइज अगर बड़ा होगा, अगर सबसे छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी भी कम होगी, और अगर बड़ा है एनर्जी, यहाँ पे ऑर्बिट का साइज बड़ा है तो यहाँ पे एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि देखिए, अगर इस यहाँ पे सपोज कीजिए इस ऑर्बिट में क्या हुआ, यहाँ पे जंप कर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से जंप करके क्या होता है, ये बाहर की तरफ आया, तो यहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा कि जो ऑर्बिट क्या होता है, अगर साइज में छोटा होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे कम होती है, और साइज जैसे ही ऑर्बिट का बड़ा होगा एनर्जी वहाँ पे बड़ी होती है। तो यहाँ पे अगर कम एनर्जी से क्या हुआ, कम एनर्जी लेवल से अगर हाई एनर्जी लेवल की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कम से अगर ज़्यादा की तरफ गया तो यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। अगर सेम देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी से, अगर यहाँ से अब वो अंदर की तरफ आ रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी वो एमिट करेगा। क्लियर हो गया हमारा। लो एनर्जी और हाई एनर्जी से जब कैसे वो अप एंड डाउन अंदर बाहर जाता है, तो कैसे वहाँ पे एनर्जी इमिट होती है, ऑब्जर्व होती है। क्लियर हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो किसी भी एटम के डिफरेंट सेल्स में, जो यहाँ पे डिफरेंट सेल्स डिफरेंट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो किसी भी एटम्स के डिफरेंट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसी भी एटम के डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, यहाँ पे सेल्स में क्या होता है, सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए एक फार्मूला होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे रख देंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक फार्मूला होता है जिसपे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे सेल्स में उनको रखा जाता है। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है, एक सेकंड बच्चे, वो फार्मूला होता है कैसे, 2n²। ये इस फार्मूले के बेस में क्या होता है, किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये डिसाइड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, सेल नंबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे ये सेल नंबर, या आप इसको ऑर्बिट नंबर भी समझ सकते हो, ठीक है। ये दोनों सेम ही होता है ना। तो यहाँ पे n² क्या है, सेल नंबर है या ऑर्बिट नंबर है। तो देखिए, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में या डिफरेंट ऑर्बिट में कैसे रहेगा, वो देखिए। हमारा पहला ऑर्बिट क्या होता है, k सेल है यहाँ पे,
तो के सेल में कितने ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फार्मूला निकालेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सेल नंबर क्या है, एक फर्स्ट है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब सेकंड सेल हम देखते हैं, सेकंड सेल में एल सेल में उसका लेटर्स और नंबर से भी हम डिनोट करते हैं ना। तो सेकंड सेल में अगर निकालते हैं तो 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे सेल नंबर हो गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 8। अब थर्ड नंबर सेल में निकालते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। एंड फोर सेल में 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32। इसी तरह से आप ये फार्मूला बेस करके वहाँ पे फार्मूला रख के आप क्या वहाँ पे एन इक्वल टू आप एन पे सेल नंबर का वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर सेल में कितने रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी तरह से आगे जितना सेल नंबर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग बढ़ती जाती है। तो कैसे निकल जाएगा, क्लियर हो गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell is based on the principal quantum number। ये किसी भी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम नंबर किसी सेल में कितना रहेगा, ये किस पे बेस्ड होता है, इस पे बेस्ड होता है ना, क्वांटम नंबर पे। आज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब फार्मूला, इसी फार्मूला से हम निकालते हैं ना कि कितना आएगा 2n स्क्वायर इक्वल, जहाँ पे n क्या है, सेल नंबर है या ऑर्बिट नंबर है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एक्मोडेटेड इन द आउटरमोस्ट से ऑर्बिट इज 8। यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एक्मोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वहाँ पे क्या होगा, वो 8 रहेगा। सिर्फ क्या पे, इफ एटम हैज ओनली वन सेल इट कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम के पास सपोज कीजिए एक ही सेल है तो वो क्या होगा, वो उसके पास तो 2 ही रहेगा ना। अगर एक ही है तो सपोज कीजिए जहाँ पे एटम के पास सिर्फ एक ही सेल है तो वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा। लेकिन इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में कैपेसिटी कितनी होती है, 8 होता है। ठीक है, 8 ये मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से क्लियर हो गया हमारा कि जो यहाँ पे सेल और जो ऑर्बिट होते हैं किसी भी एटम में, किसी एटम के सेल्स या ऑर्बिट जो क्या है वो एक सीक्वेंस वाइज में वो भरे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी आके 2 आ गया, 3 आ गया, फिर से 1 आ गया इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो एक क्या होता है यहाँ पे सीक्वेंस वाइज वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अपने ऑर्बिट में रहते हैं। जब तक क्या होता है, ये चीज क्लियर करिए, जब तक अंदर का ऑर्बिट, जब तक अंदर का ऑर्बिट, अंदर वाला इनर सेल नहीं भरा जाएगा तब तक क्या होता है, तब तक आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि अंदर का जगह, अंदर वाला घर खाली रहे और बाहर जाके रूम में रहे, नहीं। यहाँ पे क्या है, अंदर की कमरे में, कमरे इन द सेंस यहाँ ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, अंदर के ऑर्बिट में जब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फील्ड नहीं होंगे तब तक वो बाहर क्या होगा, बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जा सकते यहाँ पे। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ऑफ यहाँ पे देखिए, एनर्जी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, उसके सेल पे डिपेंड करता है कि वो कितना ऑक्यूपाई रहता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेल पे डिपेंड करती है कि वो कितना ऑक्यूपाई रहता है। अब इसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैसे डिपेंड किया, अभी हमने पढ़ा ना कि उसके किस पे डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहते हैं। तो किसी भी यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। तो अब इसी तरह से क्या होगा, के सेल में अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन के सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा, सबसे कम एनर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम यहाँ पे ये भरा रहता है। इसी तरह से सब्सिक्वेंट सेल से आप सोच लीजिए कि इसके बाद के सेल के जैसे जैसे लेवल ऑफ यहाँ पे जितना ज़्यादा भरेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब
इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इन द outermost ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, किसी एटम के जो होता है, किसी भी एटम के बाहरी सेल में तो सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको क्या कहलाते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाते हैं। क्लियर हो गया? वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो किसी भी एटम के जो सबसे आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन के संख्या को ही हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी करते हैं। तो वैलेंसी निकालना आ गया हमारा। कैसे निकालेंगे हम, आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, क्लास ही करेंगे तो उसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी निकालना हम समझेंगे। तो इस तरह से वैलेंसी को, किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी एलिमेंट की वैलेंसी हमें रिप्रेजेंट करती है उसकी कंबाइनिंग कोएफिशिएंट। उसकी क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट की, कि वो कितना किसी के साथ जुड़ सकता है। और क्लियर हो गया, वो कितना किसी के साथ जुड़ सकता है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, किसी एलिमेंट की वैलेंसी ही। क्या कि यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होते हैं, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, उस एटम्स के क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कोई एटम अगर सपोज कीजिए, यहाँ पे जब कोई एटम जिसका सपोज कीजिए कि पूरा क्या हुआ, पूरा उसका आउटर मोस्ट, हमने भी पढ़ा ना कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर सपोज कीजिए किसी एटम का उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो बहुत यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा केमिकली, क्योंकि उसका भरा हुआ है तो किसी के साथ क्या कंबाइन करेगा, वो तो खुद भी पूरा है ना। या तो किसी का कम हो या तो किसी का ज़्यादा हो, तभी वो कंबाइन किसी दूसरे के साथ करता है ना। जिसका घर खुद का भरा हुआ है तो क्यों निकलेगा, नहीं निकलता। यहाँ पे अगर किसी एटम का ऑटोमोस्ट सेल क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो वो क्या होगा, बहुत ही कम रिएक्टिव होगा केमिकली वाइज मैं बात कर रही हूँ। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हीलियम का क्या होता है, हीलियम का इसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम्स के। जैसे आप एग्जांपल देख ले तो हीलियम्स का क्या होता है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने पढ़ा कि वैलेंसी क्या होती है, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। अब या तो ये भी कह सकते हैं ना कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहेंगे। क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ही क्या, वो वैलेंसी वही कंबाइनिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे अगर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट सेल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के किसी के दूसरे केमिकल एलिमेंट्स के साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये बना सकते हैं ना। तो हमारा ये क्लियर हो गया। और यह देखिए, वैलेंसी कैन बी आल्सो डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस्ट या गेन। अभी हमने पढ़ा था ना कि वैलेंसी क्या होगी, आल्सो कैसे डिफाइन कर सकते, कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन। कोई भी वैलेंसी किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की कैसे डिसाइड होगी, या तो वो जितना क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है, या जितना इलेक्ट्रॉन्स वो क्या किसी को दे रहा है, किसी को दे रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। तो उस जो जितना दे रहा है ना, वो उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, अभी हमें पढ़ना है। एनर्जी सेल जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। वैलेंसी भी हमने क्लियर कर लिया है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी वो होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। किसी भी क्या हुआ, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, एटम की वैलेंसी कहलाती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के टोटल नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया हमारा। एटॉमिक नंबर क्या करता है, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना। तो किसी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की
जो प्रोटॉन्स है उसके टोटल काउंटिंग को हम क्या बोलेंगे, उसके टोटल काउंटिंग को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसे इसका सिंबल क्या है, जेड है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड सिंबल से। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम को उसका एटॉमिक मास कहते हैं। ये अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो किसी भी एटम्स में देखिए, किसी भी एटम्स में जितने क्या है, जितने प्रोटॉन्स की संख्या होती है उतने ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सब याद रखिएगा, आपको जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे ना तो ये सब बहुत बेस्ट रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है ना उतनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, सेम ही होता है। बोल कितना हो गया, हम लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कितनी होती है, सेम होती है। तो ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या देखिए, आप बोले कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अभी तो हमने प्रोटॉन्स की संख्या की बात की, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन्स की देखिए यहाँ पे क्लियर सोच लीजिए, समझ लीजिए। सॉरी, न्यूट्रॉन्स की यहाँ पे काउंटिंग क्या होगी, या तो वो प्रोटॉन्स के बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन फिक्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया। एटॉमिक मास हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या के सम को क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। ऐसे कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, तो ए का सिंबल ए है, ए के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। तो आप देखिए किसी भी एलिमेंट का, सपोज कीजिए किसी भी एलिमेंट को, उसको एटॉमिक मास और मास नंबर का सिंबल कैसे होगा, कैसे डिनोट करेंगे। सपोज कीजिए केमिकल कोई एलिमेंट का सिंबल है, XYZ कुछ भी हो, मैंने यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, यहाँ पे हो, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से उसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, मास नंबर इस साइड रहता है, मास नंबर ऊपर की तरफ, और जेड क्या हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का। क्लियर हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ 14, तो इस तरह से लिखेंगे, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो या तो ये इसी तरीके से ये हो गया ना, कैसे हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं। क्लियर हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स के बारे में, से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव भी 2 नंबर्स के पूछे जा सकते हैं, 2-3 नंबर की। तो आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटॉप्स क्या है, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनकी एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया हमारा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट मास नंबर डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number। क्लियर हो गया ना। सेम एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट क्या होता है, वहाँ पे मास नंबर डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस। क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आर प्योर सब्सटेंसेस। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है बट इनकी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये डिफरेंट होता है, यही ध्यान रखिएगा। आइसोटॉप्स हैव अ सिमिलर केमिकल नेचर बट हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइसोटॉप्स का जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होगा वो सेम होगा। जो भी आइसोटॉप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनका
केमिकल नेचर आपस में सेम रहता है, बट उनका क्या होता है, फिजिकल जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज जो आ जाती हैं, फिजिकल विशेषताएं जो उनके होती है वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के आप 3 आइसोटोप्स लिए गए हैं सब। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर सेम होता है, सबका एटॉमिक नंबर देख रहे हो आप, सेम है, एक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मास नंबर यहाँ पे डिफर होकर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मास नंबर यहाँ पे सबका डिफरेंट है। तो कौन कौन से, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड क्या है, ट्रिटियम, ये आपस में क्या है, आइसोटोप्स है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इनके मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्यों डिफरेंट हुए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मास नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे मे भी सबके न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग अलग अलग होगी, दैट्स वाई ये यहाँ पे डिफर हुए। क्लियर हो गया ये हमारे पे आइसोटोप्स क्या है। अब देख लेते हैं आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशन, देख लेते हैं कहाँ कहाँ आइसोटोप का यूज होता है। तो आइसोटोप का यूज कहाँ पे होता है, एंड यहाँ पे देख, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, एक यूरेनियम का आइसोटोप है जिसका यूज कहाँ पे होता है, एज अ फ्यूल कहाँ पे होता है, सर न्यूक्लियर पावर प्लांट में। क्या होता है, यूरेनियम का एक आइसोटोप है U-235, ये ध्यान याद रखिएगा बच्चों, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जिसका न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज होता है, तो कौन है, U-235। अब देखिए, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, कौन सा है वो, कोबाल्ट 60। कौन सा आइसोटोप है, कोबाल्ट 60, जिसका यूज कहाँ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। आयोडीन का एक आइसोटोप है जिसका यूज कहाँ होता है, गोइटर जो एक बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, किसका, आयोडीन का आइसोटोप कौन सा, I-131। एंड फास्फोरस का एक आइसोटोप है, फास्फोरस 30, इसका यूज कहाँ होता है, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट या ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ मेजर आपको एग्जाम पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। मैंने आपके यहाँ लिए नोट्स बना दिए बच्चों, आप इसको याद रखिएगा, को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। तो हमें आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लिया है कि जिनके एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। बट आइसोबार्स यहाँ पे क्या हुआ, जिनके ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, मास नंबर सेम हुआ बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। सॉरी, माई मिस्टेक बच्चे, आइसोटोप्स नहीं, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स क्या हुए, जिनका मास नंबर क्या हुआ, सेम हुआ, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो क्या कहलाए, वो कहलाते हैं आइसोबार्स। तो हमारा भी क्लियर हो गया ना, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में डिफरेंस कंफ्यूज नहीं करने का। आइसोटोप्स वो हुए जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज डिफरेंट, आइसोबार्स सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। क्लियर। अब ये सब आप देख लोगे, कुछ यहाँ पे आइसोबार्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे आप सबका देख रहे हो कि यहाँ पे सबका एटॉमिक मास क्या है, जो भी है ये सब आर्गन देख रहे हो, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका एटॉमिक मास नंबर सेम है बट यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, सेम है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सोडियम एंड मैग्नीशियम का भी आप देख रहे हो मास नंबर सेम है बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आइसोबार्स के। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्विज। बच्चों आज क्विज अकेडमी ऐप में नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आज मैं लाइव नहीं हूँ। आज हम क्विज क्या करेंगे, क्वेश्चन राउंड यहीं पे आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपके साथ टाइमर वहाँ स्टार्ट होगा, आपको क्वेश्चंस का आंसर जल्दी देखने। यहाँ पे इस काइंड ऑफ खुद का एवेल्यूएशन होगा कि मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे कितना समझ में आया। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आता है, अभी जस्ट हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, विच आइसोटोप इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जस्ट पढ़ा था बच्चों, आई होप सो सबके आंसर इसमें मुझे 100 में 100%, जितने बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं सबके आंसर मुझे मिलने चाहिए।
जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर बच्चा? यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 238। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था यूरेनियम 235 क्या होता है, आइसोटोप। यूरेनियम का आइसोटोप है जिसका कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, किस लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई वाज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड। थॉमसन का मॉडल एटम का क्यों फेल हुआ था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिटिव, इट डिड नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it did not give an idea about the discrete energy levels, it explained the atom as a whole to be electrically neutral. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर है बी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिटिव एंड डिड नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई थॉमस का जो मॉडल था एटम का वो फेल हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। सभी बहुत इजी आंसर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था यहाँ पे, क्यों होता है एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, क्यों होता है बच्चे, हमने पढ़ा था। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इज लॉक्ड इन न्यूक्लियस, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नन। क्या होगा वहाँ पे, क्या होता है, एटम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या उसका चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है 10 या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, या कोई भी नहीं। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो सेम नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़ा न्यूट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा या तो उससे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। चार्ज इज लॉक्ड इन द न्यूक्लियस, चार्ज उसका लॉक नहीं होता क्योंकि उसका न्यूक्लियस के बाहर तो इलेक्ट्रॉन उसके घूमते रहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट्स वाई क्या होता है एटम में वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों कितनी नंबर कितना, मतलब दोनों कितना होते हैं अमाउंट में, दोनों इक्वल होते हैं। आंसर इज क्या होगा, दिस आंसर इज ए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाइड्रोजन न्यूक्लियस, आर्गन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, नन ऑफ द ये। क्या होगा यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था किसमें, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, जल्दी से बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। आई होप सो सबने आंसर लिख लिया होगा। इसका आंसर क्या है, इसका सोर्स क्या था, हीलियम न्यूक्लियस था। क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द बिलो कंटेन जीरो न्यूट्रॉन्स। क्या होगा आंसर, यहाँ पे किसके पास न्यूट्रॉन जीरो होता है, ये भी हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या ऑल। किसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या जीरो होती है, विच ऑफ द बिलो कंटेन्स जीरो न्यूट्रॉन्स। जल्दी से आंसर दे मुझे, स्मार्ट बच्चे मेरे, जल्दी से आंसर। हाँ सबने आंसर मुझे सही दिया ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी। मैं पढ़ा ही था कि हाइड्रोजन भी क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स जीरो होते हैं। What property of an element determines its chemical behavior? So size of an element, valency of an element, molar mass of the element, या none of this। क्या होगा, what property of element determines its chemical behavior। इसका केमिकल, किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर कौन डिटरमाइन करता है, कौन सी प्रॉपर्टी, सब साइज ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, मोलर मास। भी हमने पढ़ा था बच्चा, अभी पढ़ा था, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि केमिकल बिहेवियर किसकी वजह से किसी भी एलिमेंट में शो होता है। सर डिपेंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इसकी वजह से उसकी केमिकल बिहेवियर शो होता है कि वो किसी से कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। इसका आंसर क्या हो गया, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, बहुत ईजी है। हालांकि आप लोग बोलोगे मैम अभी तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना बताया, लेकिन हमने बता दिया ना, मोटा मोटी तो मैंने बच्चे बता दिया कि कैसे निकालते, 2n² ऐसा करके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बाकी एक क्लास में लेके आऊँगी सेपरेट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, तो डोंट वरी।
जहाँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आई होप यहाँ पे बोल रहे होंगे कुछ बच्चे, मैम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, बट फिर भी बच्चे मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में सेपरेटली बताऊंगी, क्योंकि एक ही सेम क्लास में थ्योरी प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। कॉन्सेप्ट भी बताओ, फिर उसके एग्जाम्पल भी, तो क्लास का टाइमिंग छोटा होता है, तो एक सेपरेट क्लास में आपको अच्छे से एलेबोरेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो 281 ये होता है ना। इसका आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ इट कंटेन्स 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। तो क्या होगा, किसी एटम की वैलेंसी क्या होगी अगर उसमें 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन होते हैं तो। सर 0 3 2 1 क्या होगा, जल्दी से देखिए। 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, जल्दी से देखिए, बताइए मुझे, फिर मैं बताऊंगी। क्या होगा, आई होप तो सबने निकाल लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने पढ़ा था, नंबर यहाँ पे वैलेंसी क्या कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे वैलेंसी डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो बोलोगी मैम काउंटिंग नहीं दिया हुआ, तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, सेम जो ट्विन स्क्वायर फार्मूला है, तो वहाँ पे आपको क्या निकलेगा, वहाँ पे आपका आएगा 2:1। ये ऐसे जाएगा ना एनर्जी लेवल में अपने ऑर्बिट सेल में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा वैलेंसी क्या होता है, ऑटोमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंसी होता है, तो कौन सा हो गया 1। सा करेक्ट आंसर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव, सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16 या क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17। यहाँ पे देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे केमिकली रिएक्टिव होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, और यहाँ पे क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन होगा रिएक्टिव। So chlorine, sulfur both are equally reactive, can't say. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 8 6 होगा, इसका कितना आ जाएगा 287। इसका आंसर क्या होगा सर, सल्फर सबसे ज़्यादा क्या होगा केमिकली मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके तो ये स्टेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी ऑटोमो सेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काउंटिंग कितनी हो सकती है, मिनिमम 8 हो सकता है ना। तो इसको कम से कम स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऐसा बी सल्फर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन आइसोटोप विद द मास नंबर ऑफ 99 दैट कंटेन्स 56 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि उसको डिनोट करने का तरीका कैसे होता है, किसी भी एलिमेंट का कैसे मास नंबर डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। तो आपको बताना यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है 99 और क्या दिया हुआ है, मास नंबर ऑफ 99 दैट कंटेन्स 56 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो नंबर और मास नंबर दिया हुआ है। तो जब आपके पास मास नंबर है बच्चों, और क्या है मास नंबर कितना है 99 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 56 है, तो यहाँ पे क्या है हमें पता लगाना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो प्रोटॉन्स कैसा होगा, मास नंबर से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस कर देते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है ना, तो हम इससे माइनस कर देंगे। हमें मास नंबर में पता है, न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग पता है, तो कितना आ जाएगा प्रोटॉन्स, उसमें माइनस किया तो हमारे पास प्रोटॉन आ गया। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर आ गया, तो कितना हो गया 43, कितना हो जाएगा 99 तो ठीक है, 56 एटॉमिक नंबर इज रॉन्ग, ये भी यहाँ पे भी रॉन्ग है 99 और 43 एटॉमिक नंबर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी।
तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो मुझे ज़रूर वहाँ पे मुझे कहाँ जाके मुझे मैसेज करें। मेरी प्रोफाइल पे जाके आपको पता है कैसे जाना है वहाँ पे। तो आप मेरी प्रोफाइल पे जा करके वहाँ पे क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पे प्रोफाइल पे जाके मैसेज कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता चले कि आप बच्चों को किसमें अभी भी इस चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट क्लास फिर से अपडेट उस पर लेके आऊँगी। बाकी आज की क्लास हमारी इतनी यहीं पे ओवर होती है बच्चों। और अब ये स्पेशल क्लास कल वेडनेसडे को कितने बजे 3 to 4 है, जहाँ पे हम फिजिक्स का क्विज करेंगे। ऑल ओवर द सब सारे टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो डोंट मिस आउट दिस क्लास बच्चे, ज़रूर अटेंड करना। आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आई होप सो सब सॉल्व होंगे। यहाँ पे क्विज करेंगे तो होता है ना, हमारा सोचने क्वेश्चन को फिगर आउट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। बाकी आपको प्रोसीजर तो पता है अनअकैडमी का। जो बच्चे नए हमारे चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि आपको कहाँ जाना है। आपको अनअकैडमी अपने प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। वहाँ जाके उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको जल्दी से आपको अपना क्या करना है, वहाँ पे गोल मैनेज करना है। गोल कैसे मैनेज करते हो, गोल वहाँ पे आपका जो भी है गोल क्या होता है, आपको जो भी पढ़ना है, जिससे भी रिलेटेड पढ़ाई करनी है, क्लास 9 10 वाट एवर जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जाके जैसे क्लास 9 के बच्चे क्लास 9 जाके उसको सेट करेंगे, वहाँ पे गोल मैनेज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद क्या करना है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है, सो दैट आपको क्या होगा, आपको जो भी इस चैनल पे क्लासेस आपसे आते रहेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सो दैट आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। और वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं बच्चे कल नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइमिंग 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा बच्चों, टेक केयर।